और एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा कि राम काल्पनिक है, जीसस भी काल्पनिक है। फिर तो बोला इस सिचुएशन में मणिपुर में आके ब्याह ये जाट ही कर सकते थे। सिर्फ एक पार्टी ने और चंद 4-5 लोगों ने हमें स्वतंत्रता नहीं दिलाई है, देश का मूवमेंट। बापू के ऊपर 3 असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए, उनकी सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई। क्या चाहते थे उस वक्त की हुकूमत, क्या चाहती थी? बापू के साथ क्या हो? 3 अटेम्प्ट हुए, तीसरे में वो उनको गोली लगी। और छोरा ऐसे ब्याह करा, मैं भी ऐसे ही कर, मतलब हम भी वैसे ही करेंगे। एक्चुअली मणिपुर में जाके ब्याह नहीं करना पड़ा, मैं तो गवर्नमेंट की नौकरी ना थी। और उसके बाद ये डिसाइड किया कि जुडिशियल प्रूफ हो या ना हो, इनकी हिस्ट्री और आइडियोलॉजी बोलती है कि इसमें शामिल हो सकते हैं। उस बेसिस पर उनको अरेस्ट किया और हेडलाइन क्या बनी? महात्मा किल्ड बाय हिंदू। जब ये जेल गए तो जेल में पठान बॉर्डरों ने इनके साथ बहुत ज्यादती की। इनके साथ नहीं, सबके साथ। रोटी के ऊपर आयत बोल दो, ये हो जाओ, भगवानों की पूजा नहीं कर सकते। मुस्लिम्स को, कई लीडर्स को लगता था कि जब अंग्रेज आए थे तो सल्तनत थी, जाएंगे तो सल्तनत होगी। वो तो डेमोक्रेसी का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था वो माइनॉरिटी में। तो गांधी जी उसके प्रेसिडेंट बन गए और उसको नाम दे दिया खिलाफत, कि हमें मुस्लिम भाइयों का साथ देना चाहिए। एक टेलीग्राम आमिर ऑफ अफगानिस्तान को भी गया कि कम इन्वेड कंट्री, मेक इट सल्तनत, भारत को। ब्रिटिश वीक। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे ज्यादातर लोग तो फौज में मुस्लिम है। अगर धर्म के नाम पे हमला हुआ तो ये क्या धर्म के लिए लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे? तब इन्होंने बोला देश बिखर रहा है, तो इन्होंने एक आइडियोलॉजी बनाई, हिंदुत्व। इनको नेहरू जी ने भी, गांधी जी ने, सबने आमंत्रण दिए। सब पार्टियों ने बोला हमारी पार्टी आके ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत मानते थे लोग इनको। पर इन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन की और उन्होंने ये बोला कि हम, कांग्रेस मुसलमानों का पक्ष ले रही है तो हम हिंदुओं का कौन? नेहरू जी ने तो भगत सिंह जी को भी टेररिस्ट बोला था, और वो अब तक भी किताबों में छपता रहता था कि भगत सिंह वाज अ टेररिस्ट। सावरकर जी ने ये कहा था कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो जिंदा अंग्रेजों को चबा जाएं, ऐसे कुछ उन्होंने बोला था। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्यू न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की हमको आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्यू न्यूज़ और आज हम हैं स्वतंत्र वीर सावरकर की फिल्म प्रमोशन के लिए रणदीप हुडा सर आए। वेरी वेलकम सर। थैंक यू। एंड वी ऑल्सो हैव मेजर सुरेंद्र पुनिया। सनी पुनिया सर को आप सभी जानते हैं, आप देखते रहे चैनल पे। सर, सबसे पहला सवाल स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर के कि, और मुझे पता आपने ये सवाल कम से कम 2-3 दर्जन बार तो सुन लिया होगा। कोई नहीं ब्रदर, तेरे मुंह से नहीं सुना। कि माफी वीर से स्वतंत्र वीर तक की जो जर्नी आपने ये तय कराई है जी, ठीक है। इतना बड़ा रिस्क लेने का मतलब काम एक जाट ही कर सकता था, तो आपने वो तो कर दिया है। तो यू हैव प्रूवन दैट यू आर अ ट्रू जाट। बट ये करने की जरूरत क्या थी? नहीं, मैं तो जब मेरा ब्याह हुआ अपने यहाँ पे मणिपुर में जाके, तो ब्याह तो लड़की के घर ही होता है यार। मेरा कर्तव्य बनता था उसके कल्चर को, उसकी फैमिली को एक इज्जत दी जाए। तो वहाँ पे जब फंक्शन खत्म हो गया तो उसके भाई मणिकांता लेशराम, मोमो बोलते हैं उसको प्यार से, तो उसने माइक पे बोला इस सिचुएशन में मणिपुर में आके ब्याह ये जाट ही कर सकते थे। पर इसका आपका सवाल क्या था एग्जैक्टली? कि ये जो जरूरत क्या थी, मतलब एक बंदा था माफी वीर, चलता रहता, आप भी एक कंट्रोवर्सी में पड़े, अब आप जवाब देते फिर रहे हो अलग अलग चैनल पे कि वो माफी वीर नहीं थे। ये मेरे ख्याल से सावरकर जी की आत्मा का प्रकोप है मेरे पे, क्योंकि जब मैं इससे जुड़ा तो एक अभिनेता के तौर पे जुड़ा था कि तुम्हें ये रोल करना है, तुम मेथड एक्टिंग वगैरह ये वो करा के, तो पहला तो मेरा सवाल आया, यार मैं तो दिखता नहीं इन जैसा। हरियाणा के जाट और महाराष्ट्र के थोड़ा फर्क होता है, तो वो तो मैंने चैलेंज साइड में रखा। फिर मैंने जब सोचा इनके बारे में, और मैं तो इतिहास काफ़ी रुचि रखता हूँ, तो मैं कहा यार नाम क्या सुना क्या है? वीर सावरकर, काला पानी, ये 2 चीज़ सुनी थी। माफी वीर वगैरह तो उसके बाद ही हुआ जब मी सावरकर मूवमेंट चली थी। तो मैं कहा यार इनके बारे में पता नहीं मेरे को, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने कुछ अंग्रेजी की किताब पढ़ी, मैं कहा फ्रीडम स्ट्रगल में क्या योगदान था इनका भाई। तो सशस्त्र क्रांति वाले जितने भी लोग थे वो 1-2 पैराग्राफ में कि भाई ये भी थे, इन्हें भी कोशिश की, कुछ हुआ नहीं।
मैं कहा जब हुआ नहीं तो इतने लोगों को काला पानी क्यों भेजा, बर्मा मंडले में क्यों भेजा, यमन में क्यों भेजा, इतने लोगों को फांसी क्यों दी, इतने लोगों को तोपों पे लगा के क्यों उड़ाया, जब ये किसी मतलब के नहीं थे, कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो वहाँ से मेरी जिज्ञासा और बढ़ी। और जब फिर मैंने और किताबें पढ़नी शुरू की और आर्टिकल्स ढूंढने शुरू किए और सशस्त्र क्रांति वालों के बारे में पढ़ना शुरू किया, तब मेरे को समझ में आया कि तो बहुत बड़ा मूवमेंट था, अंडरग्राउंड मूवमेंट था, सीक्रेट सोसाइटीज़ थी, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस थी, जिसके अंदर ये सब चल रहा था। और फिर मैंने उसके अंदर देखा कि वीर सावरकर की उसमें योगदान क्या था। जब मैंने वो पढ़ा तब मुझे लगा यार ये तो बड़ा अन्याय है कि ऐसी शख्सियत के बारे में कोई जानता ही नहीं है, हमको कुछ पढ़ाया ही नहीं गया है, कोई बातचीत ही नहीं करता। तो तब मेरे को गुस्से में मैं कहा ये मैं करूँगा। फिर मेरे काफ़ी शुभ चिंतक थे कि भाई इससे मत जुड़, तेरे को, तू कलाकार आदमी है, सच्चा कलाकार आदमी है, तू इससे जुड़ेगा, तेरे को लालचना तेरे पे भी उठेगी। मगर फिर तो जरूर करूँगा। वो जाटवाड़ी वहाँ भी आ गई। फिर मैंने जब इसकी तैयारी शुरू की, मैं 30 किलो मेरा वेट मैंने घटाया। मैं कहा यार ये तो धीरे धीरे घटाता हूँ। एक डेडलाइन थी शूटिंग की, तब तक इनकी स्क्रिप्ट ही तैयार नहीं हुई। तो मैंने अपने को राइटर के साथ, उत्कर्ष के साथ बैठ के पूरा क्रोनोलॉजी ली और उसमें से मैंने पॉइंट्स उठाए कि भैया ये एक कहानी ऐसे बनती है और उसको एक ड्रामेटिक तरीके से एक बढ़िया लार्ज मूवी हॉलीवुड टाइप की ट्रीटमेंट दे के उसको बनाया ऐसे। नहीं तो क्या होता है यूजुअली जो स्वतंत्रता संग्राम पे या देशभक्ति पे उसमें लेक्चर पेल देते हैं। मैं कहा यार लेक्चर तो सुनने वाला कोई है नहीं और मैं यंग पीपल को टारगेट करना चाहता था। तो मैं कहा यार ये तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, इनका तो अटेंशन स्पैन ही इतना है। फिर मैंने उसको ट्रीटमेंट अलग सोचा, सब कुछ अलग किया और फिर कुछ ऊँट ऐसी करवट बैठा कि डायरेक्शन भी मेरे डायरेक्शन की बंदूक भी मेरी डायरेक्शन में होगी। तो फिर मैंने ठान ली थी माँ भाई कुछ भी हो जाए, अब मैंने ये एक जिम्मेवारी ली है, मैं इसको आखिर तक कंप्लीट करूँगा। फिर वो कर करके पिक्चर बीच में शेल होगी, मेरी टांग टूट गई, ये हुआ, फिर पैसे नहीं दे रहे थे लोग, फिर मैंने उसमें अपने पैसे लगाए। मैंने अपने फादर से बात की, मैं ऐसे ऐसे मेरे को तो ये करना है और इसमें मेरे को यहाँ पे आगे गाड़ी रुक गई है। तो उन्होंने बेझिझक बोला बेटा कोई नहीं, जो हमने कराया कमाया आज तक इसमें लगा देते हैं, कोई बात नहीं, मैं कल पेपर तैयार करता हूँ, काटो इसका रोग। तो उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया एक सोच में। नहीं तो आदमी, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ नहीं और प्रोफेशनल फैमिली से हूँ, तो हमारा तो लोन लेना, ये प्रॉपर्टी का तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो फिर उन्होंने जब मेरा साथ दिया तो फिर मैंने इसको साम दाम दंड भेद करके कैसे भी मैं इसको इस अंजाम तक ले आया कि आज हम बैठ के इसके बारे में बातें कर रहे हैं। और ये एक मूवमेंट मैं बनाना चाहता हूँ कि सावरकर जी की उपलब्धियां आप देखो, वही नहीं हजारों और थे जिन्होंने ये सब किया था, उनके बारे में भी कहानियां बने, लोग पढ़ें, तो एक माहौल बनेगा, एक इतिहास जो हमें बताया गया है उसका एक्सटेंशन और भी है, उसके बारे में पढ़ो। सिर्फ एक पार्टी ने और चंद 4-5 लोगों ने हमें स्वतंत्रता नहीं दिलाई है, देश का मूवमेंट था। रणदीप भाई, जो मूवी का जो हैशटैग है वो किल्ड द स्टोरी, हिज स्टोरी। हाँ, मतलब जो इनकी जो कहानी है हिज स्टोरी, सावरकर की जो ये कहानी है, ये इस देश में किन लोगों ने दबा दी, छुपा दी, कौन कौन लोग शामिल थे और क्यों छुपा दी। जब आपने इस पे मूवी बनाई है, आपने इतना डिटेल रिसर्च किया है और देश के युवाओं को आप वो सच्ची कहानी उनके सामने रखना चाहते हैं ताकि जो देश का जो युवा है जिसको अभी तक हकीकत का नहीं पता है, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने उनकी स्टोरी को खत्म किया। हाँ, देखिए पहले तो अंग्रेज खुद थे। अंग्रेज ये बात जानते थे कि ये आदमी, अगर आज की डेट में अगर हम बोले, इन्फ्लुएंसर आदमी है, ये जाते ही आपके स्कीम पकड़ा देते थे भाई तो कन्विंसिंग पावर और ये सब बहुत ज़्यादा थी उनमें, और उनके इरादे बहुत हिंसावादी होते थे कि उनको लगता है मुट्ठी भर अंग्रेज हैं, इनको मार के भगा देंगे। तो पहले तो इनको अंग्रेजों ने दबाया, इनको 27 साल उन्होंने कैप्टिविटी में रखा। 11 साल का काला पानी, 3 साल यहाँ पे अपना अलग अलग जेलों में मेन लैंड पे, और फिर उनको बाद में हाउस अरेस्ट में रखा। तो पहले तो अंग्रेजों ने इनको दबाने की कोशिश की, फिर ये उससे उभर के आए, इन्होंने हिंदुत्व की पूरी फिलॉसफी जिसके बारे में बात करेंगे। फिर जब बंटवारा हुआ
तो उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, जो आज की कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उन्होंने देश संभाल लिया। उनको सिलेक्ट किया गया, ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा भाई, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। इस बात से वो सावरकर जी भी दुखी थे और गांधी जी भी ये कह रहे थे कि कांग्रेस को खत्म करो, क्योंकि ये देश की स्वतंत्रता के लिए बनी थी। अब स्वतंत्रता मिल गई। गांधी जी का भी सपना ये था कि गांव का स्वराज हो, पंचायतों का स्वराज हो। अब वो कितना प्रैक्टिकल है कितना नहीं, वो तो खैर जो देश चलाते हैं वो जाने। पर उस वक्त क्या हुआ, बंटवारे के बाद लाखों हिंदू लोग पाकिस्तान के एरिया से हिंदुस्तान के एरिया में आए और बंटवारे में जो मारकाट मची, लूटपाट मची और जो लोगों के साथ हुआ, उससे वो लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस से दुखी थे। लोग मतलब बहुत सफ़र किया था लोगों ने। और हिंदू महासभा का वो बन रहा था। हिंदू महासभा से रिटायर कर गए थे, प्रेसिडेंसी छोड़ दी थी, पर एक थे कंसल्टेंट तो थे, आइडियोलॉग तो थे, मार्गदर्शक थे। तो उन्होंने, तो जब बापू के ऊपर 3 असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए, उनकी सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई। क्या चाहते थे वो, उस वक्त की हुकूमत क्या चाहती थी, बापू के साथ क्या हो, 3 अटेम्प्ट हुए, तीसरे में वो उनको गोली लगी। और जब वो लगी तो एकदम से ऑर्डर आया कि सावरकर जी को जुडिशियल प्रूफ के बगैर नहीं पकड़ सकते, क्योंकि पहले गोडसे हिंदू महासभा के से तो उन्होंने दूसरा गुट बना लिया था, गोडसे आप्टे वगैरह ने, तो उनको नहीं पकड़ सकते। फिर एक मीटिंग हुई और उसके बाद ये डिसाइड किया कि जुडिशियल प्रूफ हो या ना हो, इनकी हिस्ट्री और आइडियोलॉजी बोलती है कि इसमें शामिल हो सकते हैं। उस बेसिस पर उनको अरेस्ट किया और हेडलाइन क्या बनी, महात्मा किल्ड बाय हिंदू। हिंदू मराठा वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, इंडिया में भी वर्ल्ड में भी हिंदू किल्स। उससे क्या हुआ, एक हिंदू, कुछ लोग शर्म खा गए, हिंदू एक यूनिटी, एक सोच बिखर गई और हिंदू महासभा विलन बन गई। 1952 में ये लोग अनअपोज्ड जीत गए। तो वहां से इनको दबाने की कोशिश की गई। जब ये मरे तो 6 लाख लोग कहाँ से आ गए पता नहीं, अकेला पड़ गए थे बिल्कुल। उसके बाद सबने साथ छोड़ दिया था। जो साथ देना भी चाहते थे वो दूसरों कोई कि भाई बापू का मर्डर में इन्वॉल्व थे, उसे नहीं होता था। तो 6 लाख लोग इकट्ठे हो गए। वो देख के एकदम से इन पे कपूर कमीशन बिठाई गई, नॉन जुडिशियल कमीशन। कौन सी कमीशन भाई, क्या कोर्ट की कमीशन है, जज इन्वॉल्व है, क्या है, कमीशन बिठा दी। उसके बाद उस कमीशन ने इनको देखा कि इनके ऊपर अभी भी डाउट की तलवार हैंग कर रही है। वहां पे फिर दबाने की कोशिश की। फिर जब एक पार्टी जो हमें 70 साल से रूल कर रही थी, एक पार्टी नहीं मतलब एक खानदान या पार्टी जो भी आप लगा लो, जब उनकी पावर जाने लगी और इनकी आइडियोलॉजी वाली पार्टी ऊपर आने लगी, तब किसको गाली देंगे, जिसने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी दी थी उनको। तो ये सब इनके साथ हुआ और मेरे को लगा कि ये आदमी बहुत कॉम्प्लिकेटेड आदमी थे, ऐसी बात नहीं है। इनकी लाइफ में भी, जैसे मेरी लाइफ में, मैं 20 साल तक कुछ था, फिर 30 साल में कुछ हुआ, 40 साल के बाद मेरी सोच अलग है। तो ऐसी इनकी भी सोच बदलती रही, सर्कमस्टेंसेस बदलते रहे, हमारे भी बदलते रहते हैं, हमारी भी सोच बदलती रहती है। तो वो मैंने ये स्टडी करके बताया कि भैया ये इनकी, एक तो इंसान क्या थे और दूसरा इन्होंने किया क्या क्या था, और तीसरा इनके सर्कमस्टेंसेस में इनका रिस्पॉन्स क्या था। जैसे हिंदुत्व जो इन्होंने आइडियोलॉजी बनाई, ये 1920 तक या जेल जाने से पहले तक ये भी बोलते थे, बहादुर शाह जफर की लाइन बहुत बोलते थे, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। 1857 की जो सिपाही म्यूटनी बोलते हैं, मेरे को भी स्कूल में सिपाही म्यूटनी पढ़ा गई, मेरे को तो उससे आश्चर्य हुआ। जबकि 1907 में इन्होंने किताब लिख दी थी, 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसके बाद इनका जब ये जेल गए, तो जेल में पठान वार्डरों ने इनके साथ बहुत ज्यादती की। इनके साथ नहीं, सबके साथ। रोटी के ऊपर आयत बोल दो, ये हो जाओ, भगवानों की पूजा नहीं कर सकते, एक कोल्लू की माफ़ी के लिए, ये पिटाई से बचने के लिए, वो इन्होंने बहुत क्लोजली देखा और इनके ऊपर भी बहुत अत्याचार हुए। फिर 1920 में जब खिलाफत मूवमेंट हुई, जो कि कैलिफेट मूवमेंट थी, दुनिया भर में कोई नहीं बोला कि कैलिफ, ओटोमन एम्पायर का जो कैलिफ था, जिनको अंग्रेजों ने हरा के उनकी पावर ख़त्म कर दी थी, राय बरेली के 2 भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। उन्होंने खिलाफत मूवमेंट कैलिफेट मूवमेंट शुरू की। अभी उस वक्त मुस्लिम्स को, कई लीडर्स को लगता था कि जब
अंग्रेज आए थे तो सल्तनत थी, जाएंगे तो सल्तनत होगी। वो तो डेमोक्रेसी का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था वो माइनॉरिटी में। तो गांधी जी उसके प्रेसिडेंट बन गए और उसको नाम दे दिया खिलाफत, कि हमें मुस्लिम भाइयों का साथ देना चाहिए। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ कि अलग इलेक्टोरेट की डिमांड हो गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ज़्यादा सीट्स की डिमांड होगी, जो कि देते गए इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले। इससे वो हो गए। और जब ये एक टेलीग्राम आमिर ऑफ अफगानिस्तान को भी गया कि कम इन्वेड कंट्री, मेक इट सल्तनत, भारत को ब्रिटिश वीक, तो उसके बाद इनको लगने लगा कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे ज़्यादातर लोग तो फौज में मुस्लिम है, अगर धर्म के नाम पे हमला हुआ तो ये क्या धर्म के लिए लड़ेंगे या देश के लिए लड़ेंगे। तब इन्होंने बोला देश बिखर रहा है, तो इन्होंने एक आइडियोलॉजी बनाई हिंदुत्व, जो थी कि सिंधु नदी से सिंधु सागर तक जो भी इस विशाल भारत भूमि में, इसको अपनी पितृभू मतलब पूर्वजों की जमीन, मातृभू, यहाँ के खान पान वेशभूषा त्योहारों को अपना माने, वो हिंदू है। बहुत अच्छा है। पर उन्होंने एक और लास्ट क्लॉज लगाया जिससे देश धर्म से ऊपर आए। बोला कि आपकी पुण्य भूमि भी होगी, कर्म भूमि पुण्य भूमि एक ही होता है। वो एक चीज को लेके लोग विवाद करते हैं, पर इनका कहना क्या था कि हिंदुत्व एक राजनीतिक, भूगोलिक, सांस्कृतिक इतिहास है, किसी धर्म का नहीं। जो हिंद को अपना माने वो हिंदू है। उनसे पूछा भाई हिंदुत्व मतलब हिंदू धर्म? बोले नहीं, हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं है, और सनातन धर्म भी हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। इसमें आर्य समाजी हैं, लिंगायत हैं, सिख भी बोलते थे। तो बोलते जो हिंद को अपना माने वो हिंदू है। तो इन्होंने ये इस तरह की उस वक्त की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाई थी, जो कि उनका एक पार्ट थी, एक किताब एक पार्ट थी। बाकी उन्होंने जो सामाजिक कार्य किए, वो जात पात खत्म करना चाहते थे। गांधी जी ने एक गाना बनाया उस पर इन्होंने पतित पावन मंदिर सभी जात वाले सभी इंसानों के लिए खोले उन्होंने, और इन्होंने अंतरजातीय विवाह करने शुरू किए और प्रोपोगेट करते थे कि बोली 4 पुश्तों में भूल जाएंगे लोग कौन कौन जात का, सिर्फ होके एक होके हिंदू रह जाएंगे। तो ये लोगों को जोड़ते थे। पर चूंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस उस वक्त पक्ष ले रही थी, या अपीजमेंट जिसको बोलते हैं, जो कि चली आ रही है जब से, आज की पॉलिटिक्स उस टाइम की पॉलिटिक्स में ज़्यादा फर्क नहीं है। आज हमारा देश स्वतंत्र है, उस वक्त स्वतंत्र नहीं था। उसके अगेंस्ट फिर ये हो गए। ये बोलने लगे कि जब ये बाहर आए, इनको 27 साल बाद जब अनकंडीशनल रिलीज मिली 1937 में, तो इनको नेहरू जी ने भी, गांधी जी ने, सबने आमंत्रण दिए। सब पार्टियों ने बोला हमारी पार्टी आके ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत मानते थे लोग इनको। पर इन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन की और उन्होंने ये बोला कि हम कांग्रेस मुसलमानों का पक्ष ले रही है तो हम हिंदुओं का कौन, मैं हिंदू महासभा ज्वाइन करता हूं, क्योंकि हमें मुस्लिम लीग की तरह या कांग्रेस की तरह किसी के लिए स्पेशल राइट्स नहीं चाहिए। सब इंडियन इक्वल राइट, कोई धर्म पे, जात पे, इस पे कोई राइट की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। जो इस देश का वासी है, जो हिंद को अपना मानता है, वो उसकी उतनी ही से है जितनी दूसरे की है। इस बात को लेके वो बढ़े थे आगे, पर इस बात का पतंगड़ बना दिया गया। इस बात के एक चीज को लेके वो करने लगे, और माफी वीर जो उनको लोग बोलते हैं, उस वक्त बेल याचिका आज भी लिखते हैं। अगर आपका कभी कोर्ट से पाला पड़ा हो, ना पड़े तो बेटर है तो एक बार वो आपको बेल याचिका बोलते थे, और खुद वकील थे, अपनी नहीं सबकी लिखते थे, वो सबकी स्वीकार हो गई। इन 2 भाइयों की, बाबा राव सावरकर इनसे भी अनसंग हीरो थे। उनका तो बहुत ही वो इनसे भी सशस्त्र आदमी थे। तो इन दोनों को नहीं छोड़ा, बाकी सबको छोड़ दिया। तो एंड में जाके नारायण राव, जो इनके छोटे भाई थे, जिनको बापू हत्या के बाद मॉब लिंचिंग में मार दिया गया था, ब्राह्मणों की मॉब लिंचिंग हुई थी महाराष्ट्र में, चितपवन ब्राह्मणों की, उसमें मार दिया गया था। वो गए थे गांधी जी के पास और उन्होंने बोला था कि आप हेल्प करो, वो बहुत बीमार रहते हैं आपकी, उससे जॉन्डिस था, बड़े दोनों को जॉन्डिस हो गया था, 3-3, 4-4 साल जॉन्डिस, रिकरिंग जॉन्डिस, क्या हाल हुआ होगा उनका। तो गांधी जी ने फिर बताया, बोले इतनी लंबी लंबी चिट्ठियां मत लिखो, मुझे मालूम है लेखक है, पर इतनी लंबी लंबी चिट्ठियां मत लिखो, शॉर्ट में लिखो, भाई ये था, ये इनको छोड़ दिया, हमको क्यों नहीं छोड़ा, और ये ऐसे ऐसे। फिर वो जाके गांधी जी ने आर्टिकल भी लिखे, चिट्ठियां भी लिखी। गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ था, योगदान था इनको निकालने का वहां से, क्योंकि उन्हें लगता था, वो मिले थे विनायक सावरकर से,
और वो कहते थे कि बहुत ही इंटेलिजेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स वाला आदमी है, अगर ये प्रोविजनल गवर्नमेंट का हिस्सा बनेगा तो बहुत देश का हित होगा। तो गांधी जी उसमें उसका निकले थे। और जब तक जो खिलाफत वगैरह हो गई थी, अलग वो बन गई थी, तो ये गांधी जी से ये बहुत खटका खा गए थे। पर इज्जत दोनों करते थे एक दूसरे की। मैंने गांधी जी को भी जो पढ़ा, जब सावरकर जी के बारे में पढ़ रहा था तो अपोजिंग थॉट भी पढ़नी पड़ती। तो गांधी जी की भी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं था भाई। वो अपने उस पर अड़िग रहे थे और उन्होंने कैसे एक लाठी और धोती से, पूरे गरीब देश था, सब धोती पहनते थे, कैसे लाठी धोती में कि मेरे साथ में लंबे कतार में चलोगे तो तुम भी स्वतंत्रता सेनानी हो। तो जो लोगों का मास योगदान है वो गांधी जी ने किया। रणदीप भाई, आप बिल्कुल यंग आदमी हैं, देश का इतना यूथ है वो आपको आइडलाइज करता है, और देश का कोई भी आदमी देश की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि जो अभी चल रही है, जो माहौल चल रहा है, उससे वो दूर नहीं रह सकता। और जब से सोशल मीडिया आई है तो देश के बच्चे को मिनट मिनट में मालूम चलता है कि आप क्या बोल रहे हैं, देश के नेता क्या बोल रहे हैं। तो इस समय जो इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने वीर सावरकर के ऊपर एक पोस्टल स्टैंप जारी किया और उन्होंने कहा कि एक महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, वीर, महान, और जिनका देश बनाने में योगदान था। उन्होंने लिखा। आज वही इंदिरा गांधी जी, उनका जो पोता है, उनकी पोती है, या उनकी पुत्र वधू है, या उनकी पार्टी के जो लोग हैं, अचानक पूरे देश में, दुनिया में जहां भी जाते हैं, इतने बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी को गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कि आतंकवादी, ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। देश का युवा, जब आपने इतने डीप में जाके मूवी बनाई है, आप देश के युवाओं को सच क्या बताना चाहेंगे? देखिए, नेहरू जी ने तो भगत सिंह जी को भी टेररिस्ट बोला था, और वो अब तक भी किताबों में छपता रहता था कि भगत सिंह वाज अ टेररिस्ट। एक वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स रेवोल्यूशनरी, ये फैक्ट है, राइट। अभी देखिए, इनको ज़्यादा पता है या इनकी दादी जी को ज़्यादा पता था, ये बात तो उनसे पूछ लेनी चाहिए। और ये जब थोड़ा तिलमिला गए, जब पावर निकल गई और एक वो ख़त्म हो गया इनका राज जो चल रहा था, मैं तो कई बार ये भी सोचता हूँ कि जब एक फैमिली ही आपके देश पे राज कर रही है तो वो डेमोक्रेसी कैसे हुई? वो तो ऑटोक्रेसी हो गई। तो जब से वो गया है, तो और एक इनकी आइडियोलॉजी मानने वाली पार्टी जब ऊपर आ रही है, तो वो क्या करें? वो ऑपोजिशन पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक ध्वस्त पार्टी की तरफ से, वो जो फादर ऑफ हिंदुत्व हैं, जिन्होंने जाके उनको गाली देंगे, और उसके अलावा कर क्या कर सकते हैं वो? तो इसीलिए वो उनको करते हैं। मैं तो उनको ये कहूँगा कि भाई मेरी पिक्चर देख लो या कुछ पढ़ाई कर लो और फिर माफ़ी मांगो आप विनायक सावरकर से। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात कही है रणदीप भाई ने। जहाँ भी आप हैं, तो जब ये क्लिप बाहर आए तो आप राहुल गांधी जी को, उनकी बहन को, उनकी माता जी को, और उनकी जो भी पार्टी है, जो भी उनके समर्थक हैं, उनको आप टैग करके ये ज़रूर लिखें कि जो इनकी मूवी है वो ज़रूर देखें। उसके बाद में अगर उनको लगता है कि वीर सावरकर ऐसे थे वैसे थे जैसा वो आज बोल रहे हैं, तो शायद उनके डाउट क्लियर हो जाए। बिल्कुल, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए सावरकर जी से, उनको माफ़ी वीर बोलने की माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, आपने खिलाफत मूवमेंट की बात की। खिलाफत मूवमेंट में हमने ये भी देखा है कि उस समय आपके एक प्रोमो में भी हमने देखा कि जो मुस्लिम समुदाय था, उसके सपोर्ट के लिए, उसके सहयोग के लिए, उसका सपोर्ट लेने के लिए गांधी जी ने जो है वो सेपरेट इलेक्ट्रेट की बात की, उनके लिए 25% आबादी के लिए 36% सीटों की बात की, यानी कि 3 हिंदू के बराबर 1 मुसलमान का वोट। ये आपका डायलॉग है। और आपके बहुत सारे डायलॉग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव है, साउंड करते हैं, जो बहुत प्रोवोकेटिव साउंड करते हैं। तो इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन हो सकता है कि यू आर ट्राइंग टू प्रोवोक द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, यू आर ट्राइंग टू प्रोवोक अ सर्टेन कम्युनिटी इन द सोसाइटी। देखिए, ये जो गांधी जी और इनकी मीटिंग है, ये मेरी 90% कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डेड है। उन लोग ने खुद कहा था ये बात, और ये प्रोवोकेटिव है बिकॉज सावरकर जी ऐसी सोच रखते थे और एक ऐसी सोच से लड़ रहे थे। तो इसके अंदर कुछ मैंने बनावटी चीज डाली ये नहीं है, सच्ची बात है, इट्स अ फैक्ट। आप हिस्ट्री में देख लो। कटु सत्य और कटु सत्य हमेशा प्रोवोकेटिव होता है एक ग्रुप के लिए, वो होता है। और इसके अंदर देखिए, ये पिक्चर अभी मेरा ये मानना है, मैं इसको पिछले
स्वतंत्र दिवस पे रिलीज करना चाहता था कि स्वतंत्रता सेनानी की कहानी 15 अगस्त को आएगी तो कितना बड़ा वो होगा, नहीं हो पाई। फिर गणतंत्र दिवस पे रिलीज करना चाहता था कि देश का वो भी बहुत बड़ा दिन है, नहीं हो पाई। शहीदी दिवस के एक दिन पहले रिलीज हो रही है और इलेक्शन के टाइम रिलीज हो रही है। ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सावरकर जी ही की आत्मा चाहती थी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ, पिक्चर मैंने जब बनाई तो बिल्कुल उसको सॉफन नहीं किया, जैसा था वैसा दिखाया और उसको और भी ड्रामेटिक बनाया। मैं पिक्चर बना रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्री थोड़ी बना रहा हूँ, तो मैं उसमें डायलॉग्स, म्यूजिक, एक्शन, कैमरा उसमें ऐसा डाला है कि यार जो लोग, क्योंकि मैं लोगों को एंगेज करूंगा तभी मेरी कहानी सुनेंगे लोग, नहीं तो भाषण तो कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता आजकल। तो वो चीज़ करने के लिए मैंने उसको ड्रामेटिक तरीके से पेश किया है। क्योंकि मैं मूवी बना रहा हूँ भाई, मैं कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहा हूँ। अगर उससे लोगों को तकलीफ होती है तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ तकलीफ दूं उनको, मेरा चाहता हूँ कि आप सोचो इसके बारे में। मैंने उनको पिक्चर में वीर नहीं बोलता हूँ, आप घर जाके डिसाइड करो कि वीर थे कि नहीं। मैं तो क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। ये क्वेश्चन है कि भैया 800 साल से गुलाम आबादी का क्या, ये क्वेश्चन ठीक है, मैं पूछ रहा हूं और वो सावरकर जी बोल रहे हैं और गांधी जी सुन रहे हैं, तो इसके अंदर आप भी सुनिए ना, सोचिए, पढ़िए, इसके बारे में एंगेज कीजिए, बात कीजिए दोस्तों यारों से, सबसे। तो ये सब जब शुरू होगा तभी एक कोर्स करेक्शन होगी, एक सोच की, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। आज की तारीख में सावरकर जी ज़्यादा रेलेवेंट है। सर, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि सावरकर जी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे जो इंडिया के जो वॉर हीरोज़ आप कह लीजिए, मिलिट्री हीरोज़ जो हमारे फील्ड मार्शल करियप्पा, फील्ड मार्शल मानेकशॉ, तो वो बहुत एडमायर करते थे। 1946 की जो नेवल म्यूटिनी थी जिसमें हमारे 20,000 से ज़्यादा सेलर्स जो है वो आकर के उन्होंने बॉम्बे और कराची की सड़कों पे प्रोटेस्ट किए थे, और बॉम्बे और कराची दोनों की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उनके सपोर्ट में आई थी। जी, लोकल पुलिस सब सपोर्ट में आ गई थी। इन दोनों शहरों से होते हुए बाकी जगह भी ये आग फैल रही थी, और कुछ 80 के करीब जो शिप्स थी इंडियन नेवी, 72 शिप्स, 72 वॉरशिप्स, हाँ 72 एग्जैक्ट नंबर है, बट सम फिगर्स लीड अप टू 80। तो इनके जो सेलर्स थे रॉयल इंडियन नेवी की, फिर रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने भी ज्वाइन किया। आज़ाद हिंद फौज के सपोर्ट में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के बहुत सारे लोग यूनिट्स जो है ऑलरेडी म्यूटिनी कर चुकी थी। तो वो जो भी वॉर से वापस आ रहा था उनको ट्रेनिंग मिल चुकी थी, अब वो सशस्त्र थे। तो ये एक तो पहली बात, ये 1946 की जो नेवल म्यूटिनी जिसको बोलते हैं, ये कहीं नहीं पढ़ाते हैं। मैं तो शॉक हो गया जब मैंने पहली बार सुना, क्योंकि मैं एक पॉइंट ढूंढ रहा था स्क्रीन प्ले में, ऐसे ही लेटा हुआ था मैं, किताबें, मैं तो एक किताब उठाई, उसको खोला ही, ओ मेरे को तो ऐसे मिली है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्लेमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने कहा था कि दैट कि वी आर अंडर ह्यूज प्रेशर फ्रॉम आज़ाद हिंद फौज, एंड ऑल द पीपल कमिंग बैक फ्रॉम द ग्रेट वॉर आर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट आवर रोल, आवर रूल, एंड now there is a mutiny there. He says we cannot engage them in talks anymore. They are an armed nation. We cannot afford another revolution like 1857. और 1946 और 1939 के बीच में 30 देश आज़ाद हुए थे। तो ब्रिटिश के तो कमर टूट गई थी वर्ल्ड वॉर में, जीत तो गए थे वो, पर उनकी कमर टूट गई थी, वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। तो इनको इंडिया को छोड़ना ही था। और ये म्यूटनी जब हुई तब उनको लगा कि ये तो नुकसान हमारे जान माल का बहुत हो जाएगा, तो हमको यहाँ से अभी निकल जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें गांधी जी का हाथ नहीं है, पर वो मैंने पिक्चर में नहीं दिखाया बिकॉज वो उनकी स्टेटमेंट है, मेरा ये मानना नहीं है। गांधी जी का हाथ था, क्या बात कर रहे हो, वो तो है ही। बट एक ये था कि जैसे सावरकर जी बोलते थे कि, गांधी जी बोलते थे कि राम राज्य त्याग उपवास, राम जी के त्याग से, सीता जी के त्याग से और लक्ष्मण जी के त्याग से बना था। त्याग और उपवास ही राम राज्य का एक पथ है। तो सावरकर जी का उस पर उसी डिबेट हुई थी इनकी विजयदशमी के दिन। तो सावरकर जी ने बोला कि रावण को तो खाम का ही मारा, फिर बोले कि राम राज्य ऐसे नहीं बना था, रावण उसके भाइयों को, सैनिकों का वध करके बना था। दूर दूर तक के राजाओं को पता चल गया था कि राजा राम के साथ गलत करोगे तो तुम्हारा हाल भी महाबली रावण जैसा होगा। तो दैट इज, एंड इवन टुडे, आज जो हमारी सिचुएशन है वर्ल्ड में, ऑब्वियसली हमारी डिप्लोमेसी पहले से बहुत बेटर हो गई है, हमारी इकोनॉमिक पावर बेटर हो गई है, हमारी यंग पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो हम ऑब्वियसली पावर बने, पर इतना नहीं है।
हम सशस्त्र हैं आज, हमारे फौज के पास लेटेस्ट आधुनिक वेपन्स हैं पूरे वर्ल्ड के, और हम अपने वेपन्स बनाते हैं, सबमरीन बना रहे हैं, शिप बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, गन्स बना रहे हैं, फाइटर जेट्स बना रहे हैं। हाँ, फाइटर जेट्स बना रहे हैं। तो सावरकर जी का यही था कि सावरकर जी चाहते थे कि हम सशस्त्र होंगे तभी हम पीस रख पाएंगे, और नेहरू जी चाहते थे कि हमें आर्मी ना हो, हमें आर्मी की क्या जरूरत है, हम तो नॉन वायलेंट नेशन है, पुलिस से काम चला लेंगे। हाँ, पुलिस से काम चला लेंगे। तो जब 1962 वॉर में जब बहुत ह्यूमिलिएशन हुई हमारे देश की, तब के एम करियप्पा उस वक्त जो फील्ड मार्शल थे, उन्होंने कहा कि had the country listened to Savarkar and his militarization of the nation, we would not have been in this state. जब मीटिंग्स होती थी वॉइस रॉय के घर पे, तो भाई इनका साथ दें ना दें वॉर में, ये मीटिंग होती थी, सब उन्होंने ब्रिटिश ने अटका रखा था। तो सावरकर जी वहाँ पे ये लेके गए थे कि हमारे यहाँ वॉर इक्विपमेंट इंडस्ट्री बनाओ, हमारे लोगों को ऑफिसर की तरह ट्रेन करो, और ये सब वो ये बोलते थे कि भाई तुम्हारे जाने के बाद हमारे पास शस्त्र होंगे, तो हमारे को ये करो तो हम तुम्हारा साथ देंगे। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट जब चला, जिसमें सारे कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग जेल चले गए, पलश जेल में, आगा खान पैलेस, फलाना दकड़ा, नेहरू जी के पहले दिन मैंने पढ़ा था कहीं, स्टील की थाली में खाना ले, उन्हें फेंक के मारी वो, तो बड़ी माफ़ी आई, जेलर आया, अगले दिन पूरा डिनर सेट मंगाया, 555 की सिगरेट और बैडमिंटन कोर्ट और ये और वो, तो वो 3 साल वो लोग जेल में रहे, और पूरी पब्लिक को ये लगने लगा कि सिर्फ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे लिए लड़ रही है। ये सावरकर साहब जो बोल रहे हैं कि आर्मी ज्वाइन करो, ये गलत है, उधर उधर, पर सावरकर साहब ने ब्रिटिश आर्मी भी ज्वाइन करवाई लोगों को, वो किया, आज़ाद हिंद फौज भी ज्वाइन कराई। तो बोलते जब हमारी आर्मी दोनों तरफ से लड़ी रही है तो इनका साथ बोल दो, साथ दे देंगे तुम्हारा, और आज़ादी ले लो, उसके बाद बंदूक की नली किस तरफ घुमानी हम बताएंगे इनको। तो वो साम दाम दंड भेद वाले आदमी थे। मैंने अपना वचन दे दिया है, अरे छोड़ना वचन को, मौके पे चौका क्या लगेगा, वो उस टाइप के आदमी थे। तो बहुत ही प्रैग्मेटिक और बहुत साइंटिफिक आदमी थे। रणदीप भाई, आपने कुछ दिनों पहले अभी शादी की है, और बिल्कुल हिंदू धर्म के जो संस्कृति हमारी बिल्कुल उन्हीं तरीके से, और एकदम पूरा देश उससे इतना ज़्यादा प्रभावित भी हुआ, लोगों ने सीखा, लोगों ने कहा कि अपनी जड़ों तक जाओ, वापस मुड़ के वहाँ जाओ। फिर अभी आपने राम राज्य की बात की। इस देश में, देश के सबसे बड़े कोर्ट में, इसी देश के पार्लियामेंट में बैठने वाले बड़े बड़े मंत्रियों ने और एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा कि राम काल्पनिक है, राम काल्पनिक है। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल है। जीसस भी काल्पनिक है फिर तो। आप क्या बात कर रहे हो? 497 साल बाद में जो जिस धर्म को के अंदर आपका बिलीफ है, जिस ढंग से आपने शादी की, देश के युवाओं ने देखा, लोगों ने, मेरे को इतने लोगों ने बोला है कि भाई महाराज छोरा ऐसे ब्याह करा, मैं भी ऐसे ही कर, मतलब हम भी वैसे ही करेंगे। एक्चुअली मणिपुर में जाके ब्याह नहीं करना पड़ा, मैं तो गवर्नमेंट की नौकरी ना थी। हरियाणा में ऐसा है कि शादी तभी ज्यादा ढंग से होती है, तो गवर्नमेंट की अगर नौकरी हो हरियाणा में, राजस्थान में, जाटों में ऐसा ही है। तो भाई ने वहां जाके की, और बिल्कुल मतलब उसने इतना बड़ा, इतना समाज में इतना बड़ा वो एक चेंज उस आपकी शादी से हुआ। तो जिन लोगों ने, अभी राम राज्य की आपने बात की कि रावण के सैनिकों को और उनके भाइयों को मार के स्थापित किया जा सकता है, जब इस देश का सबसे बड़ा राष्ट्र नायक, राष्ट्रपिता मेरी नज़र में भगवान श्री राम है, जब उन्हीं को लोगों ने काल्पनिक बता दिया, काल्पनिक बता दिया, और 497 साल बाद में जब राम मंदिर बना, फिर भी लोग गए नहीं, लोग मानते नहीं। तो भारत के नागरिक होने के नाते, जमीन से जुड़े हुए आदमी होने के नाते, जिसका परिवार किसानी कर रहा है, आज भी कर रहा है, आप देश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे राम के बारे में, जो आपके दिल में जो वो क्या थॉट है, क्या विचार है? क्योंकि ये यूथ है। इस मूवी के बाद में आप सिर्फ रणदीप हुड्डा नहीं है, आप वीर सावरकर का एक्सटेंशन है, जो उनकी आत्मा, जो आपने बोला था ना कि अंदर ही आ गई, उन्होंने ही करवाई मूवी तिलमिलाहट। तो आप क्या कहना चाहेंगे देश की? देखिए, पहली बात तो मैंने वहाँ पे उनके रीति रिवाजों से शादी की, क्योंकि मैं अपनी बीवी के कल्चर को, उनको, उनके परिवार को इज्जत देना चाहता था। और लड़की के घर ही जाके शादी होती है भाई, और वो वैष्णव समाज से बिलोंग करते हैं, पर उनके ट्राइबल कल्चर भी है। वो लोग हिंदू कन्वर्ट हुए थे बहुत साल पहले, उनके राजा, मैतेई राजा थे, उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया था। ट्राइबल गॉड्स अलग हैं उनके, उनको भी मानते हैं वो लोग। मेरे को तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी।
वहां गया तो पहली चीज तो मेरे को वो एक पोलो स्टिक छोटी सी और एक बॉल और एक घोड़ा इतना, वो इबदो मार्जिंग उनके हॉर्स गॉड है मणिपुर के। तो मैं कहा यार ये तो प्रोविडेंस चल रही है। तो उनके वहां पे, और हमारे हरियाणा में आर्य समाज ज्यादा वो होता है, हम इतने रिचुअल्स नहीं करते हैं, तो वो वहां जाके आंख खुली। और जैसे कि आप राजा राम जी को, रामचंद्र जी को आप वो कर रहे हो, भाई हमारे तो हरियाणा में ग्रीटिंग ही राम राम है, हम तो ग्रीटिंग ही राम राम करते हैं। गांधी जी को जब गोली लगी थी उन्हें हे राम बोला था। तो ये एक पॉलिटिकल अपोजिशन है टुवर्ड्स द राम मंदिर। मेरे हिसाब से सभी लोगों को वहां जाना चाहिए था। राम हमारे ना ही सिर्फ एक रिलीजियस भगवान है, हमारे एक कल्चरल आदर्श भी हैं। और उनका आप साउथ ईस्ट एशिया में चले जाओ, कहीं इतनी जगह रामायण होती है, जापान तक, तो उनका उस वक्त का प्रकोप बहुत बड़ा था। उनको काल्पनिक कहना एक उनको मानने वालों के लिए एक इंसल्ट है। जैसे मैं अगर यहाँ बैठ के जीसस को काल्पनिक बोलने लग जाऊं तो वो उनके लिए इंसल्ट है। तो ये एक श्रद्धा, एक ही हमारे सांस्कृतिक इतिहास के हिस्सा हैं राम जी, और हमारे एक धर्म के इतिहास के भी हिस्सा हैं। तो ये वो वहाँ नहीं गए, ये गलत है। और ये सिर्फ पॉलिटिकल वो चल रहा है, इट इज़ अ पॉलिटिकल थिंग। और वो शायद खुद भी घर जाके राम जी की पूजा करते होंगे, मुझे नहीं पता। सर एक क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपने इसमें एक डायलॉग बोला, कलेजा फाड़ने वाला। मतलब कई सारे लोग, मैंने देखा वो कमेंट्री ऑनलाइन चल रही थी इसके ऊपर, बिकॉज आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कुछ इंटरव्यूज दिए थे, तो इसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी ब्रू होना शुरू हो गई। तो उनका कहना यह था कि इस लैंग्वेज को थोड़ा मेलो डाउन किया जा सकता था। क्यों इतना एग्रेसिव जो है? बिकॉज जो नॉर्मली जो एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, उसको बॉलीवुड कह ले चाहे जो कह ले, उसमें हम ये देखते हैं कि कोई मूवी बनाई जाती है तो उसमें एक पॉलिटिकल करेक्टनेस या एक बैलेंसिंग एक्ट जो है वो डाला जाता है। वो अगर नहीं भी एग्जिस्ट करता तो वो क्रिएट किया जाता है, उसको कहते हैं क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे। तो वो क्रिएटिव फ्रीडम है वो थोड़ी सा आप भी ले लेते, थोड़ा मेलो डाउन करते हैं। देखिए, मैं मेलो डाउन नहीं, मैंने मेलो अप किया है। मैंने सिनेमा बनाया है, एक ड्रामेटिक सिनेमा बनाया है, यंग लोगों के लिए बनाया है, और उसमें डायलॉग, और ये बात उन्होंने कही थी। ये बात कोई, आप उनकी किताब देख लो, विक्रम संपत जी की देख लो, पुरंदरे जी की देख लो, आप और भी लोगों के अकाउंट्स हैं, वहाँ पे हुई थी ये बात। गांधी जी बोले कि आप ये बोले हिंसा से संघर्ष हो सकता है, समाधान नहीं। तो सावरकर जी ने ये कहा था कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो जिंदा अंग्रेजों को चबा जाएं, ऐसे कुछ उन्होंने बोला था। तो मुझे लगा कि कलेजा फाड़ के खा जाए, एक अच्छा डायलॉग है। डायलॉग राइटर भी हूं ना मैं यार, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने उसको ड्रामेटिक बनाया। दो सोच हैं, एक गांधी जी की सोच है, एक इनकी सोच है, और वहां पे उनकी डिस्कशन होती है। वो झींगा बना रहे थे, तो गांधी जी ने बोला यार आप झींगा नहीं खा सकते तो लड़ेंगे क्या हमारे साथ? तो मैं तो वेजिटेरियन बोला था गांधी जी ने। तो सावरकर जी इस बारे में बहुत साइंटिफिक आदमी थे। वो चाहते थे कि उनकी बॉडी में जान आए, तो वो ये सब झींगा विंगा, ये चिकन विकन खाने लग गए थे। इनफैक्ट गांधी जी मूवीज को हिट करते थे कि ये तो पाप है। सावरकर जी बोलते थे अगर मेरे पास मूवीज होती ना उस वक्त तो मैं आग लगा देता। सावरकर जी अगर आज की तारीख में होते तो इन्फ्लुएंसर होते बहुत बड़े, उनकी मीम चलती रोज, ऐसी कटाक्ष वाली बातें बोल देते थे कि पूछो मत। रणदीप भाई, आपने इतने लंबे समय तक बॉलीवुड में काम किया है जी, और अब देश के बहुसंख्यक जो युवा है उसको ऐसा लगता है, और शायद सच भी है, कि जो भी कोई मूवी होती है हिंदी सिनेमा की, उसमें घुमा फिरा के जो विलेन का जो किरदार होता है, चाहे पंडित जी हों, चाहे पुजारी हों, या कुछ भी हो, उसमें मतलब जैसे रेपिस्ट है, गुंडा है, मवाली है, बलात्कारी है, हत्यारा है, वो जनरली एक हिंदू कैरेक्टर को ही दिखाया जाता है। स्पेशली जो सर भगवा पहनता हो। स्पेशली अब जब पहली बार एक राष्ट्र के महानायक की मूवी आई है, तो आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड का जो एस्टेब्लिशमेंट है तो वो आपसे थोड़ा सा दूर हटेगा? क्योंकि वहां के, देखिए ये पिक्चर चल गई तो मेरे घर के आगे लाइन लग जाएगी, अगर नहीं चली तो फिर कट जाएंगे। दोस्तों, जितने जो लोग देख रहे हैं, जितने जो लोग पूरे हिंदुस्तान में ये बात देख रहे हैं, जो इन्होंने एक चीज बोली है कि अगर ये मूवी जो एक इतने बड़े राष्ट्र नायक की मूवी है, महानायक की मूवी है, और एक हिंदू हृदय सम्राट की मूवी है,
अगर आप बाकी की फ्यूचर में आने वाली मूवीज में अगर किसी हिंदू को अगर आप मवाली, गुंडा, बलात्कारी, हत्यारा नहीं देखना चाहते, एक अच्छे रूप में देखना चाहते हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि भाई की मूवी खुद देखें, परिवार के जितने छोटे बच्चे हैं उनको दिखाएं, माँ बहन बेटियों को दिखाएं, दोस्तों को दिखाएं। अगर आप में सामर्थ्य है तो अपने जो दोस्त हैं, चाहे वो लिबरल हो, चाहे लेफ्टिस्ट हो, चाहे किसी भी पार्टी हो, उनको ले जाके एक बार जरूर दिखाएं। हम नहीं चाहते कि हमारा भाई किसी के आगे हाथ खड़ा होगा भी नहीं। देखिए बिजनेस क्या होता है, मूवी भी एक बिजनेस है। अब बहुत राष्ट्रवादी पिक्चरें बन रही हैं क्योंकि उनको लग रहा है हमारा ऑडियंस है। मूवी इंडस्ट्री की ऐसे कोई स्टैंड वाली इंडस्ट्री नहीं होती है। वो शायद हमारा जो धर्म है वो दूसरों से ज़्यादा टॉलरेंट है, तो वो ये सब चीज़ें बनाते हैं और वो उनका इतना विरोध नहीं होता। अगर किसी और समुदाय के बारे में ऐसा किया जाए तो वो शायद भड़कीला हो। और एक ये भी लगता है कि बिकॉज हम मेजॉरिटी में हैं तो हमेशा दयावान हमें रहना चाहिए, तो इसीलिए वो दिखाया गया है। और हिंदुओं को बुरा दिखाना, जैसे कि मैंने पहले बताया था, बापू जी की हत्या के बाद जो हिंदुओं ने बापू को मारा, वहाँ से एक लिबर्टी मिल गई लोगों को ये सब एक विलनस कैरेक्टर्स की करने की। हालांकि अगर आप रोज़मर्रा की लाइफ में देखें तो इंसान बुरा या अच्छा होता है, वो धर्म की वजह से बुरा अच्छा नहीं होता है। तो ये भाई इस धर्म का इंसान बुरा है, इस धर्म का इंसान अच्छा है, ये ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। तो वो उसकी डिपिक्शन में शायद इसलिए वो हो रही है क्योंकि हम लोग थोड़े ज़्यादा लिबरल हैं। हम लोग ज़्यादा लिबरल हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, अगर आप ओवरऑल अगर सावरकर को कैरेक्टराइज करें, फ्रीडम फाइटर तो थे, ठीक है, उनको छुपाया गया, उनका इतिहास छुपाया गया, उनकी स्टोरी को दबाया गया, बट वो धीरे धीरे ऊपर आ गई। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टोरी को दबाया गया जी, वो भी धीरे धीरे ऊपर आ ही गई जी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तो खिलाफ कितनी प्रोपेगेंडा फिल्में बनी है जिसमें उनकी स्टोरीज को ट्विस्ट किया गया है और बड़े बड़े डायरेक्टर्स को हायर करके बनवाई गई जी। तो सावरकर के अगर आप कैरेक्टर को देखते हैं एज अ पर्सन, apart from being a freedom fighter, apart from being somebody who loved this country, somebody who loved this culture, not religion but culture, और अगर आपको उनको अगर डिफाइन करना हो कि यार आपने पढ़ा, आपने फिल्म बनाई, अब आप बैठ के वो फिल्म आपने देखी भी होगी, नाउ व्हेन यू गो होम, यू टेक अ नैप एंड यू वेक अप एंड यू थिंक अबाउट सावरकर, व्हाट डू यू थिंक? I can only think of an unsung hero who is more relevant today than any other hero we've had, because he was not just a स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो एक लेखक थे, कवि थे, एक आइडियोलॉग थे, वो समाज सुधारक थे। तो उनका योगदान तो बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम में बड़ा है, हालांकि बजाय उन लोगों के जिनका एक उपलब्धि है, इनकी बहुत ज़्यादा उपलब्धि थी। तो मैं यही सोचता हूँ कि कई बार मुझे लगता है कि इस पिक्चर से एक ऐसा बदलाव आ गया कि सावरकर जी अनसंग से सिंगिंग ऑल द टाइम हिज प्रेजेस वाले पे आ जाए। मैं तो यही अपेक्षा करता हूँ यार, और मतलब मेरा तन मन धन लगा दिया मैंने इसमें। और अभी थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा है कि इतने लोगों तक ये पिक्चर पहुंचेगी। जब मैं अपना प्रोमो देखता हूँ, किसी से सुनता हूँ रिएक्शन, क्योंकि मैंने तो अपनी समझ से बिना किसी इन्फ्लुएंस के सच्ची कहानी, जैसा मैं एक्टिंग का काम करता था वैसे ही मैंने इसमें एज अ डायरेक्टर एक सच्ची कहानी बताने की कोशिश की है। और उसको एक ऐसी पिक्चर नहीं बनाई कि लोग उसको इग्नोर कर पाए, तो इसलिए उसमें मुक्का पूरा है और वो लगेगा किसी न किसी के। थैंक यू सर, थैंक यू सलीम सर फॉर कमिंग। आप सभी देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ये फिल्म ज़रूर जाए देखने, और देखने के बाद अपना रिव्यू हमारे चैनल पे कमेंट सेक्शन में आप आकर के हमें ज़रूर बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी। जो भी अच्छे रिव्यूज़ होंगे, जो हमें लगता है कि आपका ओपिनियन जो है वो आपने एक अच्छा रिव्यू दिया है, तो उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीनशॉट के साथ, हम आपके नाम के साथ उसको शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका रिव्यू हम सभी को पसंद आया, और हम कोशिश करेंगे कि हम रणदीप भाई को भी वो सारे रिव्यूज़ भेजें अपने व्यूअर्स के। थैंक यू सो मच। थैंक यू।